हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो आपको ये ज्ञात होगा कि हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं और क्लास 12th में 2025 का एक सेट 346 जेटी हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें खंड आ के पहले 6 प्रश्न, खंड बा के भी 6 प्रश्न और खंड सा के 4 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। आज हम सब खंड दा को हल करने वाले हैं। खंड दा, और हम पेपर पैटर्न कई बार क्लास में भी बताए हैं, हम बता देते हैं कि आ में आपके एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। बा में अगर आप देखेंगे तो एक एक नंबर के 6 बहुत शार्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर सा में आपके दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं और दा में आपको कुल 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। और या में आपके 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो ये 6 नंबर के लिए है, ये 6 नंबर के लिए है, ये 8 के लिए है और ये 20 के लिए है और ये देखेंगे आप तो ये 30 नंबर के लिए है। यानी पूरे पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखें तो खंड दा के प्रश्न ही होते हैं, जिसमें कुल 10 प्रश्न आपको हल करने होते हैं 3-3 नंबर के लिए और 30 नंबर का ये भाग होता है पेपर का। तो इस पे विशेष फोकस करके आपको पढ़ना है। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आगे के जो भी सेट हम कराएं उसमें ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट में बहुत कम समय खर्च करके ज़्यादा फोकस हम खंड दा पर ही करें। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है खंड दा के यानी चौथे प्रश्न का वाला है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लेंगे, एक्स वाई नाम दे दीजिए और इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इसको मिटा देते हैं हम, ये आप देख लिए होंगे और वैसे भी आप सबको पता होगा, पेपर देने जा रहे हैं 12th का, इतना तो पता ही होगा। तो जब इन प्लेटों को आवेशित करते हैं तो यक्स वाली प्लेट पर जब हम धनावेश बैटरी से जोड़ करके पहुंचाएंगे तो समान मात्रा में प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर उतने ही आवेश दूसरी प्रकृति के डेवलप हो जाएंगे, प्रेरण के कारण आ जाएंगे। डेरिवेशन की थ्योरी हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो भी बोलेंगे स्पष्ट बताएंगे आपको, उतना ही लिखना है, उसमें काट छांट नहीं करना है। लिखेंगे कि माना समांतर पट्टिका संधारित्र की 2 समांतर पट्टिकाएं या प्लेटें यक्स तथा वाई हैं, जिनके मध्य की दूरी डी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए। जब इन प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये एक डेरिवेशन भी है, आगे जरूर किसी सेट में हमें मिल जाएगा और हम हल कराएंगे। एक डेरिवेशन है, गास की नियम की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसी में केस है जहां पर यह पढ़ाया जाता है। आप यहाँ याद रखिएगा ऐसे कि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा = Q अपान A। तो E = हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0, जहां हम पहले भी बोल चुके कि A प्लेटों का क्षेत्रफल है और Q प्लेटों को दिया गया आवेश है। थ्योरी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चाहे तो आप रुक करके इसको लिखने का प्रयास करें। थ्योरी सही बात यही है कि आप याद भी ना करें, आप उसको स्वयं से लिखने का प्रयास करें। माना कोई समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें यक्स व वाई हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है।
तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। दोनों प्लेटों के मध्य में वायु अथवा निर्वात है। जब इन प्लेटों को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए होगी तो E इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर का सूत्र V इज इक्वल टू E इक्वल टू V डिवाइड बाई D से आप देख पाएंगे कि V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी, और E की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं तो V का मान हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन 0 और इंटू डी। बस जैसे ही हमको V का मान मिला तो हम धारिता की परिभाषा यूज कर लेंगे। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या है? C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। हम लाइट थोड़ा बढ़ाएंगे। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, तो V का मान निकाल चुके हैं। C इज इक्वल टू मिल जाएगा Q और डिवाइड बाई V का मान ये देखिए Q इंटू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन 0, Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी। ये है संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब इस प्रश्न में आगे इन्होंने कहा है इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो कुछ यहां हम आगे लिख भी देंगे कि यदि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ हो, के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ हो तो सूत्र हो जाएगा C के इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 और डिवाइड बाई डी। ये हो गया समांतर पट्टिका संधारित्र का सूत्र, की धारिता का सूत्र, जबकि उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब आगे प्रश्न इनका है कि आप इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे। तो धारिता बढ़ाने के लिए बच्चों हम इसी सूत्र को थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो काफी आंसर हमें मिल जाएगा। ये आप एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा रहे हैं इसे। देखिए सारी चीजें इसी में लिखी हुई हैं। तो धारिता की निर्भरता किन किन चीजों पर है? C प्रोपोर्शनल टू K, C प्रोपोर्शनल टू A और C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। इनको आपको ऐसे नहीं लिखना है, स्टेटमेंट बनाकर लिखना है। यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा जाए तो धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। ये बढ़ाने के लिए है तो पहला हमने ये लिख दिया कि यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा जाए तो उसकी धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल यानी A बढ़ाया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, यानी C प्रोपोर्शनल टू A। और तीसरा, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी यानी स्मॉल d घटाई जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये प्रश्न 3 नंबर का था जिसको हम सबने हल किया। देख लीजिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। 4 का था ये। सफर है मुश्किल कठिन डगर है। देखिए का के बाद खा वाला प्रश्न है, ये एक न्यूमेरिकल है। आप देख पा रहे होंगे इमेज, जरूर हम एडिटिंग में कहीं बोर्ड पर ही लगा देंगे, पूरा प्रश्न हम नहीं लिखेंगे। रेल की 2 पटरियां आपस में जमीन से पृथक्कृत हैं। देख लें एक बार, बिल्कुल हाँ सही आ रहा है। रेल की 2 पटरियां आपस में जमीन से पृथक्कृत हैं। ये 2 पटरियां हैं रेल की।
इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 kmph की चाल से दौड़ती है, वेग का मान दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर। तो पहले सबसे पहले आगे प्रश्न पढ़ने से पहले भी हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 180 का गुणा कर देंगे 5/18 में, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यानी प्रेरित विभवांतर पूछा गया है। प्रेरित विभवांतर, देखिए इस वेग को स्मॉल v से लिख दीजिए और ये कैपिटल V, यही हमें ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। प्रेरित विभवांतर का मान इस प्रश्न में ज्ञात करना है और चाल से दौड़ती है। पाठ्यांक दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव वी है, BV 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ये चुंबकीय क्षेत्र है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर ये हैं, यल कह देते हैं। यल इज इक्वल टू 1 मीटर की दूरी पर ये पटरियां हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है। गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF, प्रेरित विभवांतर, जो भी आप सूत्र पढ़े रहे हो, V बराबर BL इंटू V, यही सूत्र है, ये सूत्र है। सीधा वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। V इज इक्वल टू B का मान है, देखिए ये लिखा है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴, यल का मान 1 मीटर है और वेग है 50, तो 5 × 10। इस 10 से 0.22 हो गया और 5 × 2 10 × 10⁻⁻⁴, बार देख लीजिए, या V इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, और इसको आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, देख लीजिए ये प्रश्न, ये पूरा हो गया होगा, समझ रहे होंगे आप इसे। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, मिटाएंगे इसे। अगला प्रश्न इनका है, तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है? तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है? तरंगाग्र अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है? और इसी में एक डेरिवेशन भी है। हाइगन के तरंगाग्र सिद्धांत से या तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए बहुत सरल है। तरंगाग्र के हाइगन ने माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो अगर हम माध्यम में एक ऐसा तल खींचें जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, देखिए यहां पर ये वो तल है जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में है, तो हम इसको वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहेंगे। सीधा यही एक लाइन का डिफिनीशन भी है। माध्यम में खींचा गया वह तल जिसमें कंपन करते हुए सभी कण एक समान कला में हो, तो हम उस तल को तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहते हैं। डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। हम डेरिवेशन की ओर चलेंगे। कहा है हाइगन के तरंगाग्र सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए इसके लिए हम एक परावर्तक पृष्ठ z बना लेंगे। एक परावर्तक पृष्ठ z है और इस पर एक आपतित तरंगाग्र तिरछा कुछ इस प्रकार से आ रहा है। देखिए ये तरंगाग्र का हिस्सा जो इधर नीचे है, ये सबसे पहले इसको टच कर गया, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी पीछे रह गया। हम एक वेव फ्रंट बना लेंगे। ये वेव फ्रंट है AB। तरंगाग्र का हिस्सा A इस परावर्तक सिरे को पहले टच कर दिया, लेकिन B अभी पीछे है। अब B को इस सतह तक आने में अभी T समय लगने वाला है। तो जब तक ये इधर आएंगे तो ये इनका इंतजार तो यहाँ बैठा करेगा नहीं,
यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के परावर्तित होकर के आगे बढ़ेंगी। यहाँ सबसे पहले हम एक अभिलंब बना देंगे, एक अभिलंब बना देंगे। तो ये कोण अगर आई है तो यह कोण भी आई होगा, और यहाँ पर भी अगर हम एक अभिलंब बना दें तो यहाँ का एक आर कोण मिल जाएगा। तो देखिए समझिए, तरंगाग्र तिरछा इस प्रकार से ऐसे आपतित हुआ और एक सिरा ए सतह जेड जेड डैश से पहले टकराया। बी को अभी बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगने वाला है। बी को बी डैश तक पहुंचने में टी समय लगने वाला है। उतने इसको बी डैश ना कहकर ए डैश कह दीजिए। तो इसमें माध्यम में अगर प्रकाश की चाल v हो तो b इंटू ए डैश की वैल्यू हो जाएगी v गुणे टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब a से द्वितीयक तरंगिकाएं यानी जो इस सतह से परावर्तन के बाद आगे की ओर बढ़ रही होंगी वो आगे ऐसे बढ़ गई। आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि परावर्तन के पश्चात किसी भी तरंग या किरण की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इतनी ही दूरी का बी ए डैश यानी v गुणे टी दूरी का एक चाप हम यहाँ खींच देंगे और इसका इंटरसेक्शन हमें प्राप्त होगा b डैश पर, और b डैश से हम a डैश को अगर इस प्रकार से मिला दें तो ये होगा आपका परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति। ये परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति हो गई, समझ रहे हैं? ये परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति हो गई। परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति देखिए, इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि माना कोई परावर्तक सतह जेड जेड डैश है जिस पर कोई तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है या आई कोण पर आपतित होता है। तरंगाग्र का सिरा ए पहले परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है। बी सिरे को अभी परावर्तक पृष्ठ तक पहुंचने में टी समय लगने वाला है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो बी ए डैश इज इक्वल टू वी गुणे टी। इतने समय में बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के आगे बढ़ रही होंगी। अतः v गुणे टी दूरी का एक चाप a को केंद्र मानकर खींचने पर कटान बिंदु b डैश पर प्राप्त होता है। b डैश से a डैश को मिलाने पर परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये इस चित्र को बनाने के पश्चात आपको थ्योरी लिखनी होगी। अब देखिए, आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। यहाँ हम ये भी लिख देंगे कि फिर ए बी डैश की वैल्यू भी v गुणे टी होगी। समकोण त्रिभुज आपको एक दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज आप देखिए ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में ये कोण आई है तो साइन आई इज इक्वल टू, यहां अगर कोण आई बना है और ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने ये कर्ण हो गया और कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो लंब यानी ए डैश बी या बी ए डैश डिवाइड बाई कर्ण है ए डैश, कर्ण है ए डैश, ठीक। और इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज दूसरा ए बी डैश ए डैश में साइन आर, ये आर परावर्तित तरंगाग्र के लिए, तो लंब हो गया ए बी डैश डिवाइड बाई कर्ण ए डैश। दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दीजिए, साइन आई और साइन आर को डिवाइड कर दीजिए। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर का मान प्राप्त करेंगे। आई की वैल्यू बी ए डैश और डिवाइड बाई ए डैश। इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम इससे तो पलट के गुणा कर सकते हैं, ए डैश गुणे ए बी डैश। देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया। बी ए डैश की वैल्यू भी v गुणे टी है और ए बी डैश की वैल्यू भी b गुणे टी है। तो इनकी वैल्यू जब रखेंगे हम b गुणे टी तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 या साइन आई इक्वल टू साइन आर या आई इज इक्वल टू आर। और यही परावर्तन का नियम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की सहायता से परावर्तन के नियम की पुष्टि हुई या सिद्धि हुई, जो भी आप कहें। तो इसको एक बार देख लीजिए। डेरिवेशन की थ्योरी स्वयं से लिखने का प्रयास अवश्य करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। गा तक कर लिया हमने। घा वाला प्रश्न है। घा का प्रश्न है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध 25 ओम है। आर फॉरवर्ड की वैल्यू है 25 ओम। अग्र अभिनत वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए? कुल मिलाकर वी फॉरवर्ड का मान पूछ रहे हैं आपसे कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए, यानी I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। खैर ये परिवर्तन की बात है, तो डेल्टा I और डेल्टा वी एफ। सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, I इज इक्वल टू वी अपान आर आपने पढ़ लिया है, तो डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा वी फॉरवर्ड डिवाइड बाई आर फॉरवर्ड। तो डेल्टा वी फॉरवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वी फॉरवर्ड की वैल्यू डेल्टा आई फॉरवर्ड और गुणे, या डेल्टा आई खाली लिखें और इनटू आर फॉरवर्ड, या डेल्टा वी फॉरवर्ड इक्वल टू डेल्टा आई का मान क्वेश्चन में दिया है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, और आर फॉरवर्ड की वैल्यू है 25, तो डेल्टा वी फॉरवर्ड की वैल्यू हो जाएगी 50 मिली वोल्ट। यहाँ इसका मान ओम में है, तो इसका मान आंसर आ गया 50 मिली वोल्ट। क्योंकि धारा मिली एम्पियर में थी इसलिए वोल्टेज का मान 50 मिली वोल्ट हो गया। यही प्रश्न हम आज क्लास में भी एक जगह सॉल्व कराए कोचिंग में, तो वहां एक बच्चे का ऐसा कथन था कि 3 नंबर में इतना छोटा प्रश्न थोड़ी होगा। बिल्कुल यही हल है इसका, इसमें आपको बिल्कुल सोचना घबराना नहीं है। अगर आप इसके ऊपर के 2-3 प्रश्नों को देखिए तो वो 3 नंबर लायक नहीं, तब तो फिर वो हिसाब से 5 नंबर लायक है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको मैथमेटिकली जब कोई प्रश्न मिले तो उसके सोल्यूशन को ही आपको ढूंढना है। आप उसे जानबूझकर लेंदी थोड़ी करेंगे कि ये 3 नंबर में है तो हम इसे और बड़ा करके हल करें। बिल्कुल यही सोल्यूशन है इसका, और आंसर 50 मिली वोल्ट ही होगा। इसको नोट कर लें, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न है, वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है? 5वां प्रश्न है इसका। दरअसल ये जो नई किताबें आई हैं, चाहे नगीन प्रकाशन की हो या एनसीईआरटी, उसमें वाटहीन धारा के लिए कहा गया था कि यह अब नवीन एनसीईआरटी संस्करण से हटा दिया गया है। दरअसल हमसे भी गलती, हमने भी क्लास में इसको नहीं पढ़ाया है। वाटहीन धारा हम यहाँ रिवाइज कर देते हैं, वहाँ जो बच्चे हैं उन तक भी हम ये वीडियो पहुँचा देंगे किसी तरह से। वाटहीन धारा, इसका एक सूत्र हम आपको पहले बताएंगे। पी एवरेज इज इक्वल टू, सूत्र होता है अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया जाता है, वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस और गुणे कास फाई, जहां फाई वी और आई के बीच का कलांतर है। फाई जो है वो वी और आई के बीच का कलांतर है। यहां देखिए, वाटहीन का अर्थ है मतलब कोई भी शक्ति क्षय ना हो, शक्ति क्षय का मान 0 हो। इस सूत्र को आप देख लीजिए, डिफिनीशन अपने आप बनाएंगे। ना तो वी आर एम एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ना आई आर एम एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर कास फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर पी एवरेज 0 हो जाएगा। तो फाई कलांतर है और कलांतर 0 करना है ओवरऑल, हमें कास फाई को 0 करना है। कास फाई 0 होने का चांस है कि फाई की वैल्यू 90 हो जाए, यानी कलांतर 90 हो जाए। तो कलांतर V और I के बीच में बच्चों कहाँ होता है? ये होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ऐसा होता है, और ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी ऐसा ही होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी ये फाई का मान 90 होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कलांतर 90 डिग्री का होता है। तो बस डिफिनीशन अब यहां से हम बना लेंगे। शुद्ध प्रेरक
या शुद्ध धारितीय परिपथ में शक्ति क्षय का मान शून्य होता है। इस प्रकार के परिपथ को वाटहीन परिपथ और ऐसी धारा को हम वाटहीन धारा कह सकते हैं। अगर आप इतना लिख देंगे तो वाटहीन धारा आपका हो गया, पूरा एक्सप्लेन, सामने वाला समझ गया और आप अपनी बात पूरी कह ले गए। इसी प्रश्न में एक न्यूमेरिकल का प्रश्न भी है। 15 माइक्रो, मिटा रहे हैं इसको, एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको आप। 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र C की वैल्यू दी गई है 15 माइक्रोफैरड है, तो गुणे 10 की पावर -6 फैरड। संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट के AC से जोड़ा गया है, तो VRMS की वैल्यू है 220 वोल्ट। परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। परिपथ का प्रतिघात का अर्थ एक तरह से प्रतिरोध ही है, लेकिन चूंकि ये कैपेसिटर है तो R से ना लिख करके इसको XC से लिखेंगे, तो XC का मान ज्ञात करना है और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले हम लोग XC का सूत्र पढ़ेंगे। XC इज इक्वल टू सूत्र होता है 1/ωc और ओमेगा अगर नहीं पता है तो 1/2πf इंटू C। तो F की वैल्यू पता है 1/2, पाई की वैल्यू 3.14 और F की वैल्यू 50 और इंटू C 15 गुणे 10 की पावर -6, ये पूरी वैल्यू रख दिया हमने। अब ये देखें, ध्यान दीजिएगा, 50 गुणे 2 100 हो गया। 100 मतलब 10 की पावर प्लस में 2 और माइनस में है 6, तो प्लस में 2 माइनस में 6 बचा माइनस में 4। ये हर में है, अंश में भेजेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस में 4 और बटे में हमारे पास अभी है 15 गुणे 3.14। तो 15 का पहाड़ा इसमें पढ़ दें, 15 का गुणा, 15 चौके 60 के 0, 15 एकने 15 और 6 21 के 1 और 15 तिया 45 और 2 47। 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 47.1। तो 10,000 में 47.1 से भाग करना है, इतना ओम होगा आंसर हमारा। एक्सेल का हम एक बार भाग कर देते हैं, देखिएगा। तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू आपको मिलेगी 212.3 ओम। तो ये एक्सेल की वैल्यू आ गई। अब अगर IRMS चाहिए तो बहुत सिंपल है, IRMS इक्वल टू VRMS और डिवाइड बाई एक्सेल नहीं सही, XC धारितीय प्रतिरोध है। तो VRMS की वैल्यू 220 दी गई है और 220 में हम 212.3 से भाग कर देंगे, 1 दशमलव समथिंग आएगा। हम फोन से डिवाइड कर देते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए। 220 में डिवाइड करना है 212.3 से 1.03 एम्पियर, ये हो गया IRMS की वैल्यू। देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल था, सरल न्यूमेरिकल था, कैलकुलेशन थोड़ा सा था। आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को, नोट करेंगे इसे। अगला प्रश्न इसमें खंडदा में, जैसा कि शुरुआत में ही हमने बताया, 2 प्रश्न होते हैं। 4 में का खा गा घा ङा और 5 प्रश्नों को हमने कर लिया। अब इसमें 5वां प्रश्न होगा और 5वें का देख रहे होंगे आप, प्रश्न नहीं है कहीं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि बताइए। देखिए, AC जनरेटर, तो इसका सिद्धांत बच्चों, सिद्धांत है कि यह, हम पूरा लिखेंगे नहीं, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली या किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घूर्णन कराया जाता है,
जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घूर्णन कराया जाता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, ये आपको पता होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा फोर्स, तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड और मध्य उंगली इंड्यूस करंट को बताती है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे। विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार जब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन कराया जाता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। बस इतना ही लिखना है आपको सिद्धांत में। और वर्किंग कार्य विधि के लिए देखिए, इसमें चित्र वगैरह बनाने को इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अगर आप चित्र बना देते हैं तो फिर आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा एग्जामिनर को कन्विंस करना। फिर उसको चित्र में ही सारी चीजें जब दिख जाएंगी कि 3D फिक है तो आप इसका प्रयास करेंगे कि ये चुंबक का नॉर्थ पोल और इसी तरह से इधर एक चुंबक का साउथ पोल भी आप बना लेंगे। प्रयास यही रहे कि आप इन चित्रों को 3D में बनाया करें। जो भी है ये साउथ पोल है और इसके बीच में एक कॉइल इस प्रकार से होगा A B C और D, और ये अपनी एक्सिस के परितः घूमने को स्वतंत्र होगा। फोटो इसका एकदम एग्जैक्ट अभी हम एडिटिंग में लगा देंगे बोर्ड पर। तो जब इसको हम घूर्णन कराएंगे बाह्य बला घूर्ण लगाकर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, और इसके ऊपर बल लगाएंगे, इसे घुमाएंगे तो इसमें A से B की ओर एक करंट जनरेट हो जाएगी, वो इंड्यूस करंट होगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी दिशा n से s की ओर दिष्ट है एक आयताकार कुंडली ABCD को बाह्य बलाघूर्ण लगाकर दक्षिणावर्त या वामावर्त, दोनों में आप जो भी लिख दें, घुमाया जाता है, तो इसमें अब यहां बदल जाएगा। अगर आपने दक्षिणावर्त कहा है तो फिर A से B की ओर, अगर वामावर्त कहा है तो B से A की ओर एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इक्वेशन वगैरह नहीं लिखना है, 3 नंबर में ही प्रश्न है जिसमें ऑलरेडी आपसे सिद्धांत पूछ चुके हैं। आप चित्र बना देंगे और वर्किंग में 4 लाइन लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये थ्योरेटिकल प्रश्न था, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि F फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, 5वें का खा है, ये उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी f है। कोई भी लेंस हो फोकस दूरी तो f ही होगी, उसी से ही दर्शाया जाएगा। एक वस्तु तथा पर्दे, उत्तल लेंस एक वस्तु तथा पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी x है। बेसिक सी बात है, ये लेंस है कोई, इधर कहीं वस्तु है, इधर कहीं पर्दा है, ये दूरी u होती है। व्यवहारिक रूप में हम लिखते समय -u लिखते हैं और ये दूरी v होती है और पूरी दूरी इसकी क्वेश्चन के हिसाब से x बताई गई है, पूरी दूरी को x बताया गया है। तो इस प्रश्न में एक रीडिंग दी गई है कि u प्लस b इक्वल टू x, u प्लस b की वैल्यू x है। हम यहाँ मॉड लगा देंगे u प्लस v इज इक्वल टू x, क्योंकि ये u का चिन्ह निगेटिव हम रखते हैं कैलकुलेशन में, तो मॉड u प्लस b इज इक्वल टू x। आगे यदि लेंस का आवर्धन यम हो तो सिद्ध कीजिए कि f इज इक्वल टू, प्रूफ करना है f इज इक्वल टू m इंटू x डिवाइड बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था और हम ये ऐसा आशंका प्रकट करते हैं कि जिस भी जनपद वालों को ये सेट मिला होगा उसमें अक्सर बच्चों का ये प्रश्न छूटा होगा, क्योंकि यूनिक प्रश्न है, इसके पहले ये प्रश्न शायद कभी नहीं पूछा गया था। तो देखिए हल करते हैं हम लोग। इस चित्र की सहायता से हम लोगों ने लिख लिया कि u प्लस बी इज इक्वल टू x। प्रश्न पूरा पढ़ेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस वस्तु तथा पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी, तो ये पर्दा और ये वस्तु, पूरी दूरी x है, लेकिन लेंस बीच में है तो लेंस से वस्तु u और लेंस से, देखिए अभी हमने आपको ऐसे पढ़ाते हुए देखा तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट से ऊपर का हो चुका था। तो खंड दा में कुल 10 प्रश्न हैं जिसमें ये 7वां प्रश्न था।
तो इसको भी यहीं विराम देते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इस प्रश्न को और बाकी शेष बचे और 3 प्रश्नों को हम हल करा देंगे। इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं आपको कोई सुझाव लगता हो तो जरूर वहाँ सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, या आपका कोई प्रश्न अनसॉल्व से जुड़ा या कोई भी प्रश्न हो फिजिक्स के टॉपिक से क्लास 12th का, तो आप इस आईडी पर इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। हम आपके समस्या का सुझाव जरूर करेंगे। पढ़ते रहिए, तैयारियां अपनी धार देते रहिए और देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार।